स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस के अंदर हम बेटा कैपेसिटेंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इन फिगर। एक नीचे डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अंदर आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए बेटा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सीरीज में या पैरेलल में। आप में से कई बच्चे कहेंगे सर ये तो ऐसे दिख रहा है सीरीज में, लेकिन बेटा देखो यहाँ पर भी एक वायर कनेक्ट की गई है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक वायर कनेक्ट की गई है, ठीक है। तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं कह सकते, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें इसको रिट्रेस करना पड़ेगा। इस डायग्राम को रिट्रेस जब हम करेंगे तो देखिए कैसा आएगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि सर यहाँ तो बहुत लंबे लंबे वायर कनेक्ट किए गए हैं। अगर इन वायर्स को हम छोटा कर दें तो हमारे को ये कॉम्बिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोड्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एक नोड तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट है ए और दूसरा बी, ठीक है। इन नोड्स को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मान लिया हमारे पास क्या है सी, और ये मान लिया हमारे पास क्या है डी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इन वायर्स को हम छोटा करेंगे तो इसको रिट्रेस करेंगे तो कैसे होगा ये देखना जरा। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये मान लिया आपका C1 आ गया, ये आपका C2 था ही, ठीक है। और इसको भी मैं सॉर्ट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा ये C3, ठीक है। और यहां से आप देख रहे होगे ये आपका क्या था A पॉइंट, ये आपका क्या था B पॉइंट। और आपने देखा होगा कि जो C1 और C2 के बीच से यानी कि एक C पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है C1 और C2 के बीच में, ठीक है। उसी प्रकार C2 और C3 के बीच में भी एक क्या है D पॉइंट, तो ये क्या आपका D पॉइंट, ठीक है। तो जब इनको मिलाएंगे तो एक वायर ये बन गई, दूसरी वायर ये आ गई, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये दोनों पैरेलल में है और ये भी इनके साथ पैरेलल में है। इसको और सॉर्ट कर सकते हो आप। जब इसको आप सॉर्ट करोगे तो ये बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, सॉरी ठीक है, ये आपका C1, ये आपका C2 और ये आपका C3, ठीक है। ये आपका A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट। आपको दिख रहा होगा बेटे तीनों के तीनों कैपेसिटर्स अब किसमें आ गए हैं, पैरेलल के अंदर आ गए हैं। तो अब इनको निकालना, इनका कैपेसिटेंस निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पता है कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, CP इक्वल टू में C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यूज दी नहीं गई है कि C1, C2 और C3 की वैल्यू क्या है। अगर मैं कंसिडर कर लूं कि C1, C2 और C3 इन सब का कैपेसिटेंस इक्वल है, यानी कि पूरे किसके इक्वल मान लूं C के इक्वल, तो ये कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा C प्लस C दैट इज 3C, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपको थोड़े समझने में टिपिकल जरूर लगेंगे, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे सोल्ड अनसोल्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको ट्राई करें। आपको डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक अलग तरह का सर्किट। कहता है फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कहता है कि यहाँ पर दो टर्मिनल दे दिए, ये रही दो नोड कह लीजिए, दो टर्मिनल कह लीजिए ए एंड बी। इन दोनों के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब देखो जरा, ये एक अलग वायर से, ये जो तीन कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड वाले, ये एक अलग वायर से जुड़े हुए हैं और 2 माइक्रोफेरेड का एक अलग वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो एक सिंगल वायर के अंदर कनेक्टेड है, ये एक दूसरी वायर के अंदर कनेक्टेड है। तो इसको मैं क्या करना चाहूंगा, रिट्रेस करना चाहूंगा। जब मैं इसको रिट्रेस करूंगा तो क्या ये ऐसे बन रहे हैं, आपके नजर आ रहा होगा, ये बन गया। मान लिया बेटा आपका क्या बन गया ए, ये क्या बन गया बी, ठीक है। ये मान लिया हमने क्या आपका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड। तो क्या मैं इनको ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड, इसकी 4 माइक्रोफेरेड और इसकी है 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो अब आपको यहां पर बताना है कि इन ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आप यहां पर देख रहे होगे 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं और इनकी वजह से जो एक नया कैपेसिटर बनेगा वो 2 माइक्रोफेरेड के साथ पैरेलल में होगा। तो कीजिए बेटा इसको सोल्व। जब इसको सोल्व करेंगे
तो लिख देंगे हेयर 3 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं सी एस। तो 1/CS किसकी इक्वल होगा बेटा, 1 में 3 माइक्रोफेराड प्लस 1/4 माइक्रोफेराड प्लस 1/5 माइक्रोफेराड। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60 माइक्रोफेराड। ठीक है, सोल्व करो। 3 से काटेंगे इसको, 20 पे गया तो क्या आ गया 20 प्लस में 15 प्लस में 5 से काटेंगे तो 12, ऊपर क्या होगा 20 प्लस 15 35 और 12 47 अपन में 60 माइक्रोफेराड। ठीक है, लेकिन जो आपका क्या है, ये तो इन्वर्स आया कैपेसिटेंस का, तो ये इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 अपन में 47 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो इन सभी की वजह से कैपेसिटर बन गया। मैं उसको यहाँ पे से फिर से रिट्रेस कर रहा हूँ। ये आपका क्या बनेगा 2 माइक्रोफेराड, ये और ये ए और बी पॉइंट। ठीक है बेटा, कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, ये 60/47 माइक्रोफेराड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 60/47 माइक्रोफेराड, और ऊपर वाले की आपको पता ही है कितनी है। तो अब ये दोनों किसके में होंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल में। नाउ 2 माइक्रोफेराड एंड 60/47 माइक्रोफेराड आर इन पैरेलल या कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसकी इक्वल होगा 2 माइक्रोफेराड प्लस में 60/47 माइक्रोफेराड। ठीक है बेटा, इसको सोल्व कर लेना। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154/47 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमसे पूछा गया था, जो कि किसके इक्वल आया है 154/47 माइक्रोफेराड के इक्वल आया है। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन और देखते हैं। कहते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कहता है कि यहाँ पर भी एक डायग्राम आपको दिया गया है, तो इसके अंदर भी आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब देखोगे आप कि सर ये डायग्राम के अंदर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा है, कौन सा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। वैसे तो हम इसको हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है उसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट कैपेसिटर के अंदर भी और रेजिस्टेंस के अंदर, दोनों के अंदर यूज होता है। ठीक है, जनरली इसकी शेप कुछ इस प्रकार की होती है। मैंने जनरली इसलिए कहा कि इसको कई तरह से ट्रेस कर सकते हैं हम। ओके, ये और ये हमने ए और बी पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। ये मान लिया C1, ये मान लिया C2, ये C3, ये C4 और ये कंसिडर कर लिया हमने C5। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्या बताता है, इसकी मैं और भी आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, अब यहां पर इसका कंसेप्ट क्या होता है, इफ C1/C2 इज इक्वल टू में C3/C4, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इसका, इन दोनों के कैपेसिटेंस का रेशियो और इन दोनों के कैपेसिटेंस का रेशियो अगर इक्वल होंगे तो C5 यहां पर क्या हो जाएगा, C5 बिकम्स यूजलेस। ठीक है, C5 यूजलेस हो जाएगा, यानी कि ये नेट कैपेसिटेंस के अंदर इसका कोई योगदान नहीं होगा। इसको समझने के लिए जरा एक पॉइंट और बताता हूं आपको, ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब बेटा क्या हो जाएगा, जब C1 और C2 का रेशियो और C3 और C4 का रेशियो इक्वल होगा, उस टाइम पर इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं, ये पॉइंट आपका C पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है। ठीक है, तो C और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक जैसा। ठीक है, पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जब C और D का पोटेंशियल एक जैसा होगा तो पोटेंशियल की आपको प्रॉपर्टी ध्यान है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, लेकिन C और D का पोटेंशियल तो क्या है, इक्वल। तो उस टाइम पर इसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो C5 का तो कोई उसके अंदर योगदान होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। इसको और मैं आपको एक दो बताता हूं कि इसको किस प्रकार से ड्रा किया जा सकता है।
इनको कुछ इस प्रकार से भी ड्रा किया जा सकता है। एक डायग्राम तो आप ये देख ही रहे हैं, ये भी एक प्रकार का व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। इसी के अंदर ये बीच वाला पॉइंट आपका, अगर इन पॉइंट को मैं नाम देना चाहूँ तो ये सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट। देखिए एक कैपेसिटर इधर से आया, एक इधर से आया, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, एक इधर से आया, एक इधर से आया, और वो भी दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। इसमें भी ऐसा ही था ना, एक इधर से आया, एक इधर से आया, दोनों कनेक्ट, एक इधर से आया, एक इधर से आया, दोनों कनेक्ट। वही यहाँ पर भी ऐसा हुआ, एक ये गया, एक ये गया, दोनों एक पॉइंट पे कनेक्ट, इधर से ये और ये भी दोनों एक जगह पर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है इसका, जैसे कि मान लीजिए सॉरी इसको बेटा यूं भी ड्रा किया जा सकता है, ठीक है। अब ये मान लिया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ठीक है। तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि C1 और C3 ए पॉइंट से कनेक्ट है, C2 और C4 भी एक पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है, और C5 यानी कि ये पॉइंट आपका C और ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या D, ठीक है। तो एक ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसको हम इस प्रकार से भी ड्रा कर सकते हैं। ये आपका बीच वाला कैपेसिटर, ठीक है, जिसको हम C5 करे थे, थोड़ा डायग्राम ठीक से नहीं बना है लेकिन आप आई थिंक समझ गए होंगे। ये आपका C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5। नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। इसको C1, इसको C2, इसको C3 दे दो, इसको C4, C5 दे दो, कोई भी दे दो जो मन करे। लेकिन कंसेप्ट में यही लगेगा कि इन दोनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस और इन दोनों का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर इक्वल होगा तो ये बीच वाला यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की पॉसिबल क्या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसको किसी भी वे के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन उसको पहचानने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आप उसको पहचानेंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लीजिए C1 और C2 का रेशो और C3 और C4 का रेशो अगर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, जब ये इक्वल नहीं होंगे तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए वैसे बोर्ड के अंदर या मेडिकल लेवल तक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके अंदर इन दोनों का रेशियो इक्वल ही मिलेगा, ठीक है। फिर हम उसका अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो वहां पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट देखेंगे, जो कि मेरे ख्याल से उस लेवल की हमें जरूरत नहीं है, वो IIT एडवांस के अंदर आता है, ठीक है, उस टाइप का लेवल। बाकी PMT तक का लेवल के अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये रेशियो आपको इक्वल दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं अब। तो देखो बेटा यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज के वही 5 कैपेसिटर्स दिए गए हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ध्यान रखना 5 कैपेसिटर्स प्रेजेंट होंगे, रजिस्टर होंगे तो भी 5 होंगे, कैपेसिटर होंगे तो भी 5 होंगे, ठीक है। अब ये जो आया था ना, इफ C1/C2 इक्वल टू C3/C4, यानी कि C1 C2 का रेशो C3/C4 का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। ये हम आगे ड्रा करेंगे कि कैसे होगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया है, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये मान लीजिए आपका C1 है, ठीक है, ये मान लीजिए C2, ये C3 और ये C4, और इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया C5। और यहाँ पर हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसके इक्वल दी गई है, C के इक्वल दी गई है। तो अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, ये जो स्टेट थी ना बेटा C1/C2 इक्वल टू C3/C4, इसको हम बैलेंस स्टेट कहते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड स्टेट में है। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आता है तो ये अनबैलेंस्ड स्टेट होगी। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ C1/C2 इक्वल टू में C3/C4, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। C1 की वैल्यू क्या है C, C2 की वैल्यू भी क्या है C, C3 की वैल्यू भी क्या है C, C4 की वैल्यू भी क्या है C, इस डायग्राम से। तो जब आप इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू में 1, यानी कि इनका रेशियो क्या आया, इक्वल। तो क्या लिखेंगे हम, व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस स्टेट। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका किसमें है, बैलेंस स्टेट के अंदर है, ओके। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जब ये बैलेंस स्टेट में होगा तो जब इसको हम रीड्रा करेंगे इस डायग्राम को तो कैसे आ जाएगा,
C1 C2, C3 C4। जो बीच वाला कैपेसिटर था इसका कोई काम नहीं रहा, ये हमारे लिए क्या हो गया, यूजलेस, तो उसको हम हटा देंगे। तो हमारे पास कौन से कैपेसिटर बच गए बेटा, C1 C2 C3 C4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर C1 और C2 किस में है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार C3 और C4 भी किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। वेयर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो C1 C2 का हम क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। यानी कि मैंने क्या नाम दे दिया इसको, इसको नाम देता हूं मैं C डैश। C डैश किसके इक्वल होगा, यहाँ से C डैश निकालना अपने को। C डैश क्या मान लिया कि जब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, C डैश के इक्वल। तो क्या कैसे निकाल लेंगे इसको हम, 1/C डैश इज इक्वल टू में 1/C1 प्लस 1/C2। निकालने तो क्या जाएगा बेटा, C1 की वैल्यू C और C2 की वैल्यू भी C, तो C डैश क्या आ जाएगा यहाँ से C/2। ठीक है, C/2। इसको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे C, तो 1 प्लस में 1 यानी कि 2/C। और जब ये क्या है, उसका इनवर्स है, उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा, C डैश इक्वल टू में C/2। इसी प्रकार C3 और C4 भी किस में है, सीरीज में। तो इनका कैपेसिटेंस मैंने क्या मान लिया, C डबल डैश। ये भी किसके इक्वल आएगा बेटा, C/2 के, क्योंकि C3 की वैल्यू भी C और C4 की वैल्यू भी क्या है, C। ठीक है, देयरफॉर अब देखो यहां से अगर मैं इसको रीड्रा करता हूं इस सर्किट को, तो ये सर्किट आपका कुछ ऐसे बन गया, C डैश C डबल डैश। ठीक है, ये आपका B पॉइंट और ये आपका A पॉइंट। तो अब C डैश और C डबल डैश एक दूसरे के साथ इसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो वेयर C डैश एंड C डबल डैश आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, C डैश और C डबल डैश एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े होंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C डैश प्लस में C डबल डैश। C डैश की वैल्यू क्या आई है, C/2, और C डबल डैश की वैल्यू क्या आई है, C/2। जब क्या लेंगे, इधर से एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा बेटा, C प्लस में C, यानी कि 2C/2। 2 से 2 कट गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल आया, C के। तो जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया हो और सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वल दी गई हो, यानी कि फॉर एग्जांपल C के इक्वल दी गई है, तो उस टाइम पर उसकी नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी, C के इक्वल होगी। उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी, C के इक्वल। फिर से ध्यान देना, अगर आपको कोई व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कैपेसिटेंस की अगर कैपेसिटेंस इक्वल है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस इक्वल आपको दी गई है, तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के इक्वल आएगा। अगर सभी के कैपेसिटेंस C के इक्वल है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी किसके इक्वल आएगी, C के इक्वल ही आएगी। ठीक है बेटा, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस के, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। इन सबको अपने नोटबुक के अंदर भी आप नोट कर लेना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस और करवाएंगे एक वीडियो के अंदर, 2-4 क्वेश्चन और जरूर करवाएंगे हम। लेकिन इसके अलावा ये यूनिट यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। क्वेश्चन से भी जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं हम बता चुके हैं, तो कल से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि एक वीडियो आपको और मिल जाए 10-15 मिनट की, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।